तो सबसे पहले हम इंग्लिश से ही चालू करते हैं क्योंकि मेजोरिटी बच्चों का वही है। अरे टीटीवी का बैच लिया था, ऐसे कैसे नहीं जाएगा? अच्छा। फिर आते हैं रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। अच्छा, आप दोनों का इंग्लिश पेपर टाइम पे हो गया था? ऐसा तो नहीं हुआ कि टाइम ही नहीं बच रहा है पेपर में? ऐसा कोई इशू तो नहीं आया कि ले दे के 5 से 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो और डेट से डायरेक्टली भी क्वेश्चन थे। स्टार्टिंग में जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा कि इतना इजी पेपर कैसे आ हाँ। सकता है सीईटी का। सोशियोलॉजी का पेपर देते तो मैं जो खुश हुई थी ना, बिल्कुल ऐसे कि प्रतिभा दीदी सामने होती तो मैं चरण स्पर्श कर रही थी दीदी के। 50 में से 45 क्वेश्चन मैं लिख के दे सकती हूँ, मॉक टेस्ट आए थे। हे एवरीवन, आज हमारे साथ है गौरी, प्रज्ञा और राधा हमारे टीटीबी 12th और सीयूटी बैचेस से। आज इनका पहला सीयूटी का एग्जाम था, इन्हें हमने इनवाइट कर लिया है। देखते हैं इनका पेपर आज कैसा गया। और इतना ही नहीं, अब मैं बहुत सारे बच्चों को इनवाइट नहीं करना चाह रहा था मीट में, क्योंकि फिर इतने सारे बच्चे हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत सारे बैचेस के बच्चों से मैंने व्हाट्सएप पे बात कर ली है, तो सारे सब्जेक्ट्स की आज मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से चालू करेंगे सेंटर रिलेटेड, और फिर एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स को टच करेंगे। तो राधा, प्रज्ञा, गौरी, इस पे तो मैं बोल रहा हूँ, आप बस येस और नो में मुझे आंसर करना। सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं, तो आपको अपने सेंटर पहुंचना है। सेंटर आपको पहुंचना है, ऐसा बोला जा रहा था कि वहां पर हमें हर पेपर के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड लेके जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक एडमिट कार्ड वो ले रहे हैं आपके पूरे दिन के लिए, और एक फोटोग्राफ आपकी उसमें आपको स्टिक करना है, और एक एक्स्ट्रा आपको लेके जाना है जो वहां पर वो आपसे ले रहे हैं। मतलब टोटल में आपको 2 फोटोज लेके जाना है। इसके बाद वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म आपको लेने जाना है। जिनकी लाइव फोटो मैच नहीं हुई उनको वाला फॉर्म लेके जाना है। और ओरिजिनल आईडी जो आपकी आधार कार्ड है उससे मैच किया जा रहा है, वो मैच होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेन और पेपर वहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको अलग से लेके नहीं जाना है। और बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा था जैसे हमारे 3 पेपर हैं या 2 पेपर हैं, तो कैसे पेपर होंगे, चॉइस मिलेगी या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम पर एक पेपर चालू हो जाता है, और 1 घंटे से पहले आप उसको सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है और नया पेपर चालू हो जाता है। बीच में कोई भी टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है। डायरेक्टली एक के बाद दूसरा पेपर चालू हो जाएगा, और उसके बाद फिर पेपर देके आपको बाहर आना है। और अभी तक जितने बच्चों से बात करी है, तो कोई भी ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस नहीं हुए हैं। अब सेंटर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ अच्छे सेंटर है, कुछ बुरे सेंटर है, लेकिन ऐसी कोई मेजर इश्यूज नहीं निकल के आए हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, इसमें किसी को कुछ ऐड तो नहीं करना है? नहीं, मैं यही बोलूंगी कि फिजिकली और मेंटली रेडी रहो कि कैसी भी सिचुएशन हो, कि बहुत गर्मी भी होगी, हाँ, पंखा भी नहीं चलेगा ऊपर वाला, तो उसके लिए रेडी रहो। ठीक है। और राधा ने जैसे अभी बताया, वेरिफिकेशन में इशू आ रहा था, लेकिन वहां पर उन्होंने उसको भी ठीक कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ड्रेस कोड चेकिंग वगैरह बहुत प्रॉपर कर रहे हैं एकदम, जैसे नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं हुआ ज्यादा। मेरे यहाँ पे किया था, मेरे यहाँ पे मतलब मैं कान की बारी वाली सब निकाल के गई थी, और स्पेशली गोल्ड की तो बहुत निकाल के गई थी। हाथ में भी कुछ नहीं पहना था, और बहुत फैंसी कपड़े भी, जीन्स जीन्स ये भी मना कर रहे थे वो लोग। तो मतलब एकदम सिंपल ड्रेस कोड, एकदम घर टी शर्ट लोअर बस ऑफिस। मतलब ऐसा कोई केस देखने को मिला आपको जब किसी बच्चे को भगा दिया हो कि जाओ भाई पेपर देने नहीं देंगे? ऐसा नहीं ना? हाँ, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं अरे था। जैसे भैया, जैसे हाफ स्लीव्स का था ना, लेकिन मेरे ही सेंटर में हाँ। वहाँ पे लड़कियां फुल स्लीव्स में भी आई थी, जीन्स में भी आई थी, तो ऐसा कोई बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं थी। हाँ। मतलब अपने साइड से रिस्क मत लो, बट अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में भी कोई इतना बुरा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश से ही चालू करते हैं क्योंकि मेजोरिटी बच्चों का वही है। तो प्रज्ञा, आपका इंग्लिश था आज, और गौरी आपका इंग्लिश था। तो प्रज्ञा, सबसे पहले आप शेयर कर दो। आपको बेसिकली क्या करना है, जितना भी याद आ रहा है आपको, जो कुछ भी याद आ रहा है सब कुछ बता दो। ठीक है, सो इंग्लिश का एग्जाम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ग्रामर का आ जाता है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे तो हमेशा आरसी से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा ग्रामर था और उसके बाद में वोकैब थी। लाइक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेट्स थे सबके, तो उस पर डिपेंड करता है। मेरे में वोकैब ज़्यादा थी, लाइक वोकैब के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने जो हमें पता था कि हाँ ये वाला आंसर होगा, उन्होंने चारों ऑप्शन में वही आंसर दे रखा था। सो इसीलिए थोड़ा सा एलिमिनेशन करना हार्ड था 3-4 क्वेश्चन में। बाकी ग्रामर वाज इजी। ग्रामर अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ रखी थी तो ग्रामर आप कर सकते हो आराम से। और फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत आए थे, 3-4 फ्रेजल वर्ब्स आ गए थे मेरे वाले सेट में। सो इट डिपेंड्स कि कितना आपकी प्रिपरेशन है। बाकी एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ पे वर्क कर। और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था बिल्कुल लास्ट में था, लेकिन वो बहुत ईजी था। मतलब बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है, एक बार रीडिंग करने की बस खाली पैसेज की, एंड यू कैन इजीली आंसर दोस क्वेश्चंस। परफेक्ट। फ्रेजल वर्ब्स हर बच्चा बोल रहा है, जितने बच्चों से बात हुई सब बोल रहे हैं। हाँ। गौरी, आप बताइए आपका पेपर कैसा था, क्या था इंग्लिश का? भैया, सबसे पहले ना मेरा इंग्लिश का ही पेपर था, तो एकदम सेटल होने में थोड़ा 2-3 मिनट तो लग गए, ये क्या हो गया एकदम से। फिर
सबसे पहले ना वोकैबुलरी का क्वेश्चन था, तो मैं देख के पहले ही डर गई। मैं कहा आरसी का है, ये मुझे भैया की याद आई बात। मैं कहा भैया ने कहा था कि आरसी लास्ट में होता है, तो सबसे पहले मैंने आरसी किया, मैं लास्ट में गई। आरसी बहुत इजी थे, मतलब एक बार बस पूरा पैसेज पढ़ लो तो आंसर मिल रहे थे अपने आप। फिर आते हैं रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट वाले जो आपने बैच में जो हमें पीडीएफ दी थी वो करी थी, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अलग पूछ लिया। तो इजी थे रीअरेंजमेंट भी। और फ्रेजल वर्ब्स मेरे में भी आई थी, 3-4 फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन थे मेरे में। और ईडियम बहुत आसान थे, जो ईडियम फ्रेजेस थे बहुत आसान क्वेश्चन थे, वो मैच द फॉलोइंग में पूछे हुए थे। और मेरे सेट में कम से कम 4 क्वेश्चन पोएटिक डिवाइसेस थे, तो मतलब पोएटिक डिवाइस भी आना चाहिए, लेकिन वो भी इजी थे। बस थोड़ा जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है, उसमें बस मुझे 1-2 वर्ड्स पता थे, बाकी वो तुम्हें तो एलिमिनेशन जैसे प्रज्ञा बता रही है, एलिमिनेशन थोड़ा टफ था क्योंकि उन्होंने बहुत सिमिलर वर्ड्स दे दिए थे, तो ये इंग्लिश में था। बाकी इजी, मतलब मैं तो इजी तो मॉडरेट बोलूंगी, पेपर को बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है, यहाँ पर मैं भी ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे आज मतलब मैं सुबह से बस यही कर रहा हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में जो चीज़ें कॉमन निकल के आई वो यही है, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आ रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, वोकैब आ रहा है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी ही आ रहा है। बच्चों जैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादातर सेट्स में देखने को मिल रहा है। इस चीज़ का मैं ना बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब से मैंने मॉक्स का प्रमोशन किया था तो मुझे बहुत सुनने को मिला हुआ था कि यार आपने क्या बच्चों जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं, बट सीयूटी में वैसे ही आते हैं, तो वो चलो एक अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ मैं चीख के बोल रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते से मैं फिर से रिपीट करूंगा, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखो सीयूटी में। हमें नहीं मालूम ऊपर से नीचे क्या आने वाला है, नहीं तो क्या होगा आखिरी में, जैसे अभी 2 बच्चों का मैसेज आया, सेम वही गलती करके आया जो कल मैंने बताया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक नहीं किया, आखिरी में टाइम ही नहीं बचा। अच्छा, आप दोनों का इंग्लिश पेपर टाइम पे हो गया था? ऐसा तो नहीं हुआ कि टाइम ही नहीं बच रहा है पेपर में, ऐसा कोई इशू तो नहीं आया? टाइम पे हो जाता हो जाता सीयूटी का पेपर बहुत रेयरली ऐसा होगा कि टाइम पे नहीं होगा, ये दिक्कत नहीं आती है। हाँ। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया। अब हम चलते हैं सोशियोलॉजी की तरफ। राधा, सोशियोलॉजी एक बार बहुत अच्छे से बता दो डिटेल में। जी भैया, तो सबसे पहले तो मैंने बैच में एनरोल किया था, तो ऑल थैंक्स टू द मॉक्स, क्योंकि ऑनेस्टली सोशियोलॉजी का पेपर बहुत ही डायरेक्ट आया था। वही हर साल की तरह 4 क्वेश्चन थे जिसमें अटकी थी, बट वो भी एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से हो गया था। एंड ऑनेस्टली जो मैं बता रही 40 से 45 क्वेश्चन वो सारे मॉक्स में से थे। मैंने हर चैप्टर वाइज मॉक्स किए थे और एकदम इजी और बहुत डायरेक्ट आए थे, मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि अगर एनसीईआरटी की रीडिंग करी है अच्छे से, बॉक्सेस वगैरह किए हैं तो आराम से हो जाएगा। और बाकी जो बचे भी 4-5 क्वेश्चन थे वो भी लाइक ऐसे थे एलिमिनेशन, क्योंकि कुछ ऑप्शन मतलब मोस्टली तीनों डोमेन की एग्जाम में कुछ ऑप्शन ऐसे थे कि जो मतलब वो कोई जैसे मैच द फॉलोइंग है, तो मान लो ए का सी है तो ए का सी एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो वो ऑप्शन ऐसे ही थे कि वो ऐसी एलिमिनेशन से सॉल्व हो गए थे। तो ओवरऑल सोशियोलॉजी का बहुत इजी आया था। और जो डिलीटेड, जैसे हमारे सोशियोलॉजी में 5 चैप्टर 6 चैप्टर डिलीटेड भी आते हैं, तो उन डिलीटेड में से भी ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा आया था, 5-6 क्वेश्चन आए थे, एक केस बेस्ड आया था तो 5 नंबर उसमें से आया था, और लाइक टाइमलाइन वगैरह से क्वेश्चन आया था, बट ओवरऑल बहुत इजी था। ये भी मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, लाइक बहुत सारे बच्चों ने, मतलब ये तो लिटरली बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है कि ले देके 5 से 10 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी हैं, बाकी तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ गए हैं कि किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो मतलब हंस देगा वहां जाके कि क्या गया ये। तो वो कट ऑफ सेट करने के लिए 5 से 10 क्वेश्चन, और उसमें भी वो बच्चा जिसने बहुत बार रिवीजन किया है वो भी कर ही लेगा कुछ ना कुछ करके, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाएगा, सोचेगा कहाँ से क्या। अच्छा, अभी तक मेरी जितने बच्चों से बात हुई है, असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आए हैं सीयूटी में। लाइक मतलब अभी तक एक भी बच्चे ने नहीं बोला कि असर्शन रीजन क्वेश्चन आए हैं, तो असर्शन रीजन नहीं आ रहा है, मतलब सीधी बात है, पिछली बार की तरह उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं और मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोलना चाहूंगा, ये पिछली बार भी आए थे, मैंने क्लासेस में भी ये चीज बोली थी कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करिए, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में अगर कोई भी मैप है तो आपका क्वेश्चन आएगा कि बताइए ईस्ट में कौन से, वेस्ट में कौन से। तो ये हर सब्जेक्ट में ऊपर नीचे ऐसा हो ही रहा है। ठीक है, अब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, इंटरफेस सीबीटी का बिल्कुल मॉक जैसा था या कुछ चेंज हुआ या कुछ भी हुआ? एकदम सेम था, वैसा ही है ना, सेम वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस आपका तीनों का था, राइट? हाँ, आपका नहीं था प्रज्ञा, आपका नहीं था, राइट? राधा और गौरी है, तो गौरी आप बताओ चलो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का, फिर राधा आप बता लो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जैसे आपने भी बताया कि बेसिक थे बहुत, मतलब ऐसा था कि बर्निंग वॉल कब टूटी, 19 सबको पता है 1989 में, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, मतलब टाइमलाइन में बहुत क्लोज टाइमलाइन दे रखी थी कि बच्चा कंफ्यूज है, कि दूर दे तो बच्चों को याद आता है कि हाँ ये पहले पढ़ा था, ये बाद में पढ़ा था, लेकिन उन्होंने बहुत क्लोज दे दी थी। और डेट से डायरेक्टली क्वेश्चन थे,
जैसे ये कब हुआ तो डेट दे देंगे उसमें, मतलब ऐसा नहीं था कि डेट में घुमाने वाला था कि बच्चा घूम जाएगा, उसने ज्यादा बार नहीं रिवाइज किया। बाकी जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन थे वो ज्यादा थे, मेरे में 4 क्वेश्चन थे कम से कम क्रोनोलॉजी, 4 से 5 क्वेश्चन। बाकी असर्शन रीजन तो नहीं आया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें भी मेरे 3-4 थे। बाकी जो हमारे जो कंटेक्स्ट होता है एनसीईआरटी का, उसमें से थोड़े कम क्वेश्चन थे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले ज्यादा थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे जो हमारी बुक 2 है उसमें एक लाइन है, वो पता नहीं मुझे भी याद नहीं आ रहा पेपर में क्या था, वो एनसीईआरटी में लाइन नहीं है, वो डायरेक्ट लाइन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन वो कंटेक्स्ट है एनसीईआरटी में। समझ गया, तो वो बच्चा देखेगा यार ये तो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो बच्चा, और वो था स्टेटमेंट बेस्ड, तो पहले मैं उसे भी एलिमिनेट करने वाली थी, तो मैं सोचा यार ये तो बन तो रही है इससे बात, तो फिर वो ऐसे करके मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा एलिमिनेशन, तो थोड़ा दिमाग लगा के। बाकी बुक 2 से वैसे तो नहीं था कि डेट पूछ लिया हो कि इसका बर्थ बताओ या फिर डेथ बताओ, ऐसे नहीं था, लेकिन जो हमारे साइड में कोट्स होते हैं ना, ये कोट किसने दिया, उससे क्वेश्चन थे। मेरे में 3 क्वेश्चन थे, उससे 3 क्वेश्चन थे, कोट्स पूछे हुए थे कि वाला कोट किसका है, तो कोट्स भी देखना। मतलब अब जिसको रिवीजन करना है उसके लिए यही एडवाइस है कि सारे कार्टून देख लो एक बार, कार्टून के नीचे वाला पढ़ लो और साइड के बॉक्सेस पढ़ लो, टाइमलाइन पढ़ लो, इन पे ज्यादा फोकस करो। कंटेक्स्ट वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमने पढ़ा भी है बोर्ड में एक बार। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी थे? पैसेज हाँ लास्ट में था, एक पैसेज आया था मेरे। ये हिस्ट्री में भी कुछ बच्चों ने मुझे बताया, ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे कुछ सोर्सेस में बॉक्सेस में नाम लिखा रहता है, तो पूछा गया है कि ये किसने बोली है ये लाइंस, तो वो आपसे बनना चाहिए। राधा आप बता दीजिए। तो लाइक मेरा जो भैया पेपर था, तो मेरा वही इजी टू मॉडरेट था, वही 5 क्वेश्चन वही ऐसे थे टेढ़े मेढ़े से, बाकी तो आसान थे। मेरे में कंपैरेटिवली लाइक मेरे में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा पूछे थे, और लाइक मेरे में जो मेरा एग्जाम था उसमें करेक्ट के बजाय नॉट करेक्ट पूछा था। लाइक 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें करेक्ट नहीं नॉट करेक्ट बताना था, क्योंकि इसमें से नॉन करेक्ट बताओ कि गलत। और मतलब वही जैसे गौरी ने बताया बॉक्सेस, लाइक अभी भी लाइक मतलब बॉक्सेस टाइमलाइन से, तो मेरा बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में से लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन बना था टाइमलाइन से, बहुत क्लोज टाइमलाइन के क्वेश्चन दे रखे थे कि एकदम स्पेसिफिक मंथ वाले दे रखे थे, तो उस पे फोकस करना बनता लाइक करना चाहिए। और मतलब एक एंटार्क्टिका वाला भी आया था, और जैसे गौरी ने बताया कि मतलब एकदम ऐसे एनसीईआरटी की स्टेटमेंट नहीं दे रखी थी, बट वही कॉन्टेक्स्ट दे रखा था कि आप अगर आप कॉन्टेक्स्ट इन्फर कर पा रहे हो तो फिर आसानी से मतलब उसको निकालना हो जाएगा। और लाइक मेरा जो केस बेस था, मेरे में 2 केस बेस आए थे, और वही सबसे लास्ट में आया था, तीनों डोमेन में सबसे लास्ट में दे रखा था। और जैसे आपने बोला था कि पहले क्वेश्चन पेपर पूरा देखना, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सारे पेपर में केस बेस ही पहले किया था, क्योंकि थोड़ा लेंथी था। और लाइक मेरा पॉल साइंस में भी ऐसा था कि आप सारे क्वेश्चन केस बेस में से इन्फर नहीं कर सकते, आप मतलब 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, बाकी आपको खुद से अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और आपको लाइक कॉन्टेक्स्ट को इन्फर कर पा रहे तो ही कर पाओगे आप, वरना वो आपको उसके सोर्स में नहीं मिलेगा, वो बस आपको आइडिया से दिया रखा था। बाकी 10-20 क्वेश्चन तो बहुत ही डायरेक्ट थे, एनसीईआरटी से ही दे रही थी, जैसे वही बहुत बर्लिन वॉल कब बना और ये कब डिवाइड हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या वो करता है बर्लिन का, ये सब बता रखा था। बाकी वही 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वही 4-5 क्वेश्चन थे। और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन तो ज्यादा मेरे में जो सेकंड बुक से ज्यादा क्रोनोलॉजी आई थी, 2-3 क्वेश्चन उसमें से आए थे, स्पेशली इमरजेंसी वाले चैप्टर में से, और एक रीजनल एक्टिविटी में से, तो इनमें से क्रोनोलॉजी ज्यादा आई थी। समझ गया। गौरी ने पेपर सुबह दिया था, आपने सेकंड शिफ्ट में दिया था, उसके बाद भी बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तो ले देख के मतलब ये बात निकल के आ रही, मतलब कुल मिला के स्टेटमेंट बेस्ड में बस वो एनसीईआरटी से वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको रिफ्रेश करके आपके सामने रख रहे हैं, तो एनसीईआरटी करियर बन जाएगा। तो थ्योरी पे इतना फोकस ना करके अब फाइनल टाइम में अगर हम डेट्स में, डेटा में, फैक्ट्स में फोकस करेंगे तो वो लाख गुना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फिर वो चीजें सही से होंगी। अच्छा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी थे, कार्टून इमेज नहीं आपके भैया, और बनाइए। एक बात और ऐड करूंगी, पॉल साइंस में ना पार्टी वाला एक मिनट राधा, आपकी आवाज कट गई, फिर से रिपीट कर दीजिए, पार्टी वाला। ये था मेरा जो एग्जाम था, उसमें लाइक 3-4 क्वेश्चन पार्टी वाली, जैसे जो दूसरी इंडिया वाली बुक है, तो उसमें शुरू के जो 2-3 चैप्टर है उसमें से पार्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे कि बताओ इसका लीडर कौन है, या फिर कौन साल में मैच द फॉलोइंग में आया था। तो लाइक ऐसा भी तो ये वही 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें मैं अटक रही थी, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन थे कि उसका जो ऑप्शन था ना वो बहुत आसान था, कि लाइक अगर ए का सी है तो ए का सी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन उसके लिए वही है कि आपको वो बॉक्सेस जो बीच में दिए रहते हैं वो पढ़ना जरूरी है। वो लास्ट ईयर का पैटर्न ही सेम टू सेम रिपीट कर दिया है इस साल, और आज चेंज नहीं किया है, तो मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपसे बन रहा है, मतलब डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स पे फोकस करना पड़ेगा। प्रज्ञा, आपका और कौन सा एग्जाम था आज? हिस्ट्री। बताइए, हिस्ट्री के बारे में बताइए आप।
हिस्ट्री तो मतलब बहुत ही इजी था मेरे को, मतलब स्टार्टिंग में जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा कि इतना इजी पेपर कैसे आ हाँ। सकता है सीयूईटी का। मेरा ये रिएक्शन था। और जैसे मैंने पीवाईक्यूज सारे करे थे, ऑलमोस्ट सारे ही करे थे 2025 के, तो वो बहुत सही थे। मतलब उससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। मैंने मॉक्स भी करे थे, आपके सारे मॉक्स करे थे, तो मेरे को था कि इतना इजी थोड़ी ना होगा पेपर, मेरे को ये वाली चीज़ थी। लेकिन हाँ, पेपर उसी लेवल का था, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड तो मेरे ख्याल से आया ही नहीं था मेरे पेपर में, एक आया हुआ मुश्किल से। बाकी पेपर बहुत मतलब सोर्स बेस्ड से आया था कि किसने कौन सी बुक लिखी है, वो वाला। मैच द फॉलोइंग सबसे ज़्यादा थे हमारे वाले में, लेकिन बहुत ईजी एलिमिनेशन था उसके अंदर कि अगर आपको एक का भी आंसर आता है तो आप सारे कर सकते हो, मतलब आराम से कर सकते हो। तो बहुत बहुत ही इजी पेपर लगा मेरे को। तो बस खाली क्रोनोलॉजी के अंदर 2 क्वेश्चन थे, उसके अंदर थोड़ा सा इन लोगों ने घुमा दिया था कि एक चैप्टर 8 से पूछ लिया, चैप्टर 8 और जो चैप्टर 5 था हमारा ट्रैवलर्स वाला, उसको मिक्स कर दिया था इन्होंने। अच्छा, मिक्स करके, हाँ। हाँ, तो इससे क्रोनोलॉजी पूछी थी, तो उसके अंदर मतलब मैं थोड़ा अटक गई थी कि क्या होगा, लेकिन वो भी एलिमिनेशन से फिर हो गया था। और मैप आ गया था भैया, मैप के 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैप अच्छे से वही वाला ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू और वेस्ट। एक आया था, हाँ, और एक आया था सेंट्रल अशोकन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, तो वो वाला भी एक क्वेश्चन है। तो मतलब बाकी अगर जैसे कोई बच्चा मैप देख के जाता तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगेगा अगर अच्छे से देख के हाँ, गया है तो। इजी टू मॉडरेट था, मतलब इजी ही था, मॉडरेट भी नहीं। ठीक है, डन है। और यहाँ पे किस किस के पेपर, गौरी का इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है जिसके बारे में मैंने नहीं पूछा, और आपका मैंने सारे पूछ लिए दोनों के। मेरा भैया हिस्ट्री का रहता हिस्ट्री है। आपका है, हाँ, हिस्ट्री और बता दो राधा आप। मेरा में भैया हिस्ट्री, जैसे प्रज्ञा बता रही है, मेरा एकदम ही डिफरेंट था। अच्छा। लाइक मेरा जो हिस्ट्री का सेट था, उसमें मेरा स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंसिंग, ये बहुत ज्यादा पूछा था। क्रोनोलॉजी 4 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के थे, और लाइक मोस्टली और वही सेम पॉल साइंस वाला पैटर्न, नॉट करेक्ट ज्यादा पूछा था, करेक्ट कम पूछा था कि लाइक आपको नॉट करेक्ट बताना है उसमें से। और मेरे में मैप क्वेश्चन नहीं आया था। और लाइक जैसे प्रज्ञा ने बताया, केस बेस में ना, जैसे उन्होंने 2 ही केस बेस दिए सबसे लास्ट में, लेकिन एक केस बेस में, लाइक एक ही चैप्टर का 2 केस बेस मिला के दे दिया उन्होंने, 2 सोर्स एक ही में दे दिया करके, और उसी से फिर लाइक मिक्स क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने। तो इस तरीके से करके दिया था। और लाइक वही मेरे में ये था कि जो मोस्टली जो मेरे में यही था कि मैच द फॉलोइंग, और कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट ने कहाँ पे एक्सकवेशन किया, या फिर जो ट्रैवलर्स है उनका क्या ऑक्यूपेशन था, और जो टाइमलाइंस, पीछे के टाइमलाइंस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलूंगी लाइक मेरी एक ही एडवाइस है कि एनसीईआरटी छोड़ के टाइमलाइन करो। मेरे 5-6 क्वेश्चन टाइमलाइन से बने थे, और डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक अगर मतलब ऐसा उसमें भी ये था भैया कि टाइमलाइन के जो ऑप्शंस थे ना, वो ऑप्शन ऐसे थे कि 2 तो बिल्कुल ही गलत है, कि लाइक उसका तो हो ही नहीं सकता, वही 2 में से एलिमिनेट करना है आपको। तो अगर जिसने टाइमलाइन एक बार भी पढ़ी है ना, तो वो बहुत आराम से कर लेता। तो मेरा भी आसानी से हो गया था वो। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगी कि लास्ट टाइम में अगर जिसका कल परसों में पेपर हो, तो भाई वो तो भाई प्लीज टाइमलाइन, बॉक्सेस, सोर्सेज, ऑथर सब कर लेना मेन। क्योंकि देखो भैया क्या है ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे वो तो लाइक पूरे साल एनसीईआरटी पढ़ के वो आराम से बन गया था मुझसे, लेकिन जो ये टाइमलाइन और सोर्सेज मेरे में ही ज्यादा आया था। और लाइक बीच में से दे रखा था कि ये कौन सा टेक्स्ट इसका ऑथर कौन है कौन नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बने थे मुझमें। लेकिन मेरे में डायरेक्ट क्वेश्चन 10 से 15 थे, बट लाइक ये मोस्टली मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंसिंग, क्रोनोलॉजी और ये सब करके नॉट करेक्ट वाला, ये कम से कम मोस्टली पेपर यही था मेरा। डेट्स सबके साथ यही हो रहा है, डेट्स अच्छे से करना पड़ेंगी। अगर कोई नहीं करके जा रहा है तो नहीं बनेगा, वरना बिल्कुल बनेगा। गौरी, अब इकोनॉमिक्स में आते हैं। अभी तक एक बच्चा नहीं है जिसने मुझसे बोला हो कि मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा चला गया है। आपका क्या कहना है इकोनॉमिक्स में? मेरा भी इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं गया उतना। लाइक मैंने पढ़ा था लास्ट में, क्योंकि पहले मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन बाद में मुझे पढ़नी पड़ी इकोनॉमिक्स। तो जैसे अगर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है बस, क्योंकि पिछली बार का पेपर देखे थे तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। मतलब जो मैंने पीवाई को देखा था, जो एनटीए की वेबसाइट पे, उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। तो बच्चा यही सोचेगा कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मैं भी ये सोच रही थी कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बेसिक फॉर्मूला पढ़ लेती हूँ। अगर मतलब क्योंकि न्यूमेरिकल दिए थे उन्होंने, और न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट नहीं थे कि फॉर्मूला आता तो कर दोगे, बहुत ही कॉस्ट लगा के 2-3 फॉर्मूला लगा के तब तुम कर पाओगे से। मेरे देख के हालत टाइट हो गई, और वो भी आखिरी में थे 5-6 न्यूमेरिकल। तो मैंने थोड़ा 1-2 में तो थोड़ा कोशिश करी, तो 1-2 निकाल लिए। लेकिन मैं कहूंगी कि आईडी इतना फोकस अगर तुम्हारा अभी है और तुमने ज्यादा अच्छे से नहीं किया, तो मैक्रो पे बहुत अच्छे से फोकस कर लो, और माइक्रो पे। आईडी अगर ऊपर से बस देख भी लोगे एक बार तो हो जाएगा, क्योंकि आईडी से नहीं आ रहे क्वेश्चन। अभी मैंने शिफ्ट 1, मेरा तो शिफ्ट 1 था, तो शिफ्ट 1 में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन थे बस आईडी के। बाकी सारा मैक्रो ज्यादा थी, माइक्रो थोड़ी कम, और आईडी सबसे कम। और जो शिफ्ट 2 है
उसमें भी सेम पैटर्न ही है, सबसे ज्यादा माइक्रो और मैक्रो जो आईडी है उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आईडी से लोग ज्यादा नहीं पूछ रहे, ज्यादा मैक्रो से पूछ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, लेकिन शिफ्ट 2 में नहीं आया। तो अब ये तुम्हारी शिफ्ट पे डिपेंड भी करता है या फिर सेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स सेफ्टी के लिए करके जाना, मतलब एक बार सारे फॉर्मूले और प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल्स की, वरना मेरा वाला हाल होगा। बाकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है, मतलब जैसे डिफाइन दे देंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की, डिफाइन दीदी को पूछेंगे और ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन डाल देंगे कि जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो तो कुछ और ही लिख कर आएगा। तो ऐसे मतलब एनसीईआरटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फॉर्मूला पूछ रखा था डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही, मतलब जो सब हम संजीव गर्ग में पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट पेपर ही आता है सीयूटी का, तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। बच्चों ने लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि आप लाइव क्लासेस में संदीप गर्ग पढ़ाओ, एनसीईआरटी मत पढ़ाओ, बट हमने नहीं सुना किसी को, क्योंकि ये भाई पैटर्न हम देख रहे थे पिछले साल कि डायरेक्ट, और क्या है, संदीप गर्ग, वीके ओरी एक तरफ, एनसीईआरटी एक तरफ, बहुत डिफरेंस है, बहुत ही अलग बुक है एनसीईआरटी। तो एक बार आप लोग ने एनसीईआरटी नहीं करी है और आपका पेपर अभी थोड़ा वक्त है इकोनॉमिक्स में, तो पढ़ लो, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके सेट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, किस्मत हर समय साथ नहीं देती है, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। आई गेस मैंने आप सभी से सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बाकी अब मैं जब ये मीट एंड होगी तो और भी मेरे साथ जो साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और सारे बच्चों से मेरी बात हुई वो भी मैं शेयर कर दूंगा। बट एंड में राधा, प्रज्ञा, गौरी, आप तीनों को थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। लाइक लिटरली हर बच्चा शेयर नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन है। आज आप इतने सारे बच्चों की मदद कर रहे हैं, दिखाता है कि आप लोग कितने सेल्फलेस हैं, वरना सबके दिमाग में आ सकता है कि यार हम क्यों बताएं, दूसरों की दिक्कत हो जाएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट हर कोई बताने के लिए अग्री भी नहीं करता, बट आप लोगों ने इतने डिटेल्ड वे में बताया। टीटीबीएंस अच्छा लगता है जब एक दूसरे की मदद करते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और आगे आपके सीयूटी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सुनने में आ रहा है बोर्ड्स का रिजल्ट भी बस आने ही वाला है, तो बोर्ड के रिजल्ट के लिए भी ऑल द बेस्ट। बाकी बढ़िया जाएगा यार, फिर Thank you पहुंचिए भैया। आप लोग डीयू, मिलते हैं मीटअप में। ओके, अब इसके बाद आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा, सारे डोमेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, सब डोमेन्स, इंग्लिश आप सब ले लीजिए। कुछ कॉमन चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है कि भाई डेट्स से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, चाहे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको डेट्स के क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से करी है तो थ्योरी पार्ट वाले तो सारे एमसीक्यूज आपसे बन जाएंगे, जो स्टेटमेंट वाले आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डेट्स में कंफ्यूजन हो रहा है। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में यहाँ पर मैप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ बताइए, ईस्ट से वेस्ट बताइए, तो वहां पर मैप का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। असर्शन रीजन अभी तक देखने को नहीं मिला हुआ है। पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपने करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, उसके बाद आपका भाई सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पैसेज वगैरह एकदम ईजी आ रहे हैं। मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा जो मैंने पहले बोला था, आप फ्री मॉक्स करिए। हमने जो आपको 2-2 फ्री मॉक्स दीजिए वो करें आप। फ्री मॉक से आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आता है। इतने समय से मैं शांत था, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने आप बोलता है। तो बच्चों ने आपको बता दिया, आप ऑनलाइन बच्चों से बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। भर भर के मॉक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आइडिया लगता है। पेड मॉक्स भी चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। तो वो आप करिए, खुद से प्रिपरेशन करिए, एनसीईआरटी का रिवीजन करिए, डेट्स, डेटा, फैक्ट पर फोकस करिए और एग्जाम देने पहुंच जाइए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैंने बोल दिया भैया पता है कितने बच्चों को तो मीटअप भी हो गया टीटीबी का। मुझे पता टीना मिली थी मेरे सेंटर पे, आफिया को काव्या मिल गई। इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो, इकोनॉमिक्स बहुत लोगों का रिजल्ट बनाता और बिगाड़ता है भाई। जो टीटीबी के मॉक्स, लाइक मैं पता है आते ही मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी जो 4000 का मैंने बैच लिया ना, बेस्ट 4000 एवर, लाइक मैंने उससे ज्यादा वर्थ इट लाइफ में। मैं सारे बच्चों को ये बोलता हूँ, मैंने आप लोग को याद होगा जब बैच चालू हुआ तो मैंने क्या बोला था, मॉक टच भी नहीं करोगे। मैं ओपनली यूट्यूब पे नहीं बोलता, बट मैंने बैच में बोला था कि आप बस लाइव क्लास आ जाओ। अगर आप सारी लाइव क्लास आ जाओगे तो आपसे बनेगा, क्योंकि जितने टीचर है वैसे हवाओं में आके नहीं पढ़ा रहे हैं आपको।